मनीष कश्यप को सिंगल आउट इसमें नहीं करना चाहिए। मनीष कश्यप से पहले भी जो लोगों ने वीडियो बनाया उसमें जमुई का ही एक लड़का था, फिर आपको पटना के दो लड़के थे वो भी गिरफ्तार हुए। मनीष कश्यप ने इसको और आगे आग दे करके भरमाने का कुछ प्रयास किया, खासकर उसमें विजय सिन्हा जी ने उसको पहला बयान उनका आया था। जमुई सांसद महानुभाव पहुंच गए थे तमिलनाडु तक। अगर ऐसा कोई बात होता तो यहाँ पे भी तो लोग पैनिक क्रिएट होता भाई। वहाँ पे हमारे मजदूर भाई जो हैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा इन्हें विश्वास नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आप विपक्ष में हैं, हम मान सकते हैं कि आपको सरकार की बातों पर विश्वास नहीं है। तमिलनाडु सरकार का भी स्टेटमेंट आया कि आपके बिहार के जितने भी हमारे मजदूर भाई लोग हैं बिल्कुल सेफ है और यहाँ ऐसी कोई वाकयात नहीं हो रही है। वो कौन लोग थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई? क्या वो प्लांटेड था, क्या था? इसकी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार को इधर इस और भी देखना चाहिए कि जो लोग इसको हवा दिए, वीडियो बनाने वाला तो दोषी है ही, और हमारा बिहार बदनाम हो रहा था, दुष्प्रचारित हो रहा था। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि चिराग पासवान जी इस मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार में उन्होंने अभी धरना प्रदर्शन करवाया। क्यों? जो तथ्य गलत है, जो झूठ बात है, उस पर आप भ्रमित करके अपने पार्टी के लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। राजनीतिक मौसम के साथ साथ बिहार की प्राकृतिक मौसम भी बदला बदला सा लग रहा है। अचानक से कल आपने देखा कि बारिश हो गई, कभी धूप। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, चाहे वो राजनीति हो या जनता से और जनता की हित के मुद्दे हो, आदित्य पासवान कांग्रेस से विंग के प्रवक्ता हैं। बहुत बेबाकी से राजनीति हो या फिर अलग टॉपिक पर बातों को रखते हैं जो जनता के लिए जरूरी होती है। हमने शुरुआत किया कि भाई प्राकृतिक मौसम बदल रहे हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी कई सवाल है। कल आपने देखा कि अचानक से बारिश हो गई, धूप हो गए। इससे पहले कोरोना हो या फिर कई ऐसी समस्याएं हैं प्राकृतिक को लेकर जो लोगों को भी सजग होने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन आप कैसे देखते हैं, लोगों को क्या कहें इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अभी ये मौसम नहीं है और कल हमने जो बिहार में ओलावृष्टि देखी, परसों भी हुआ, जो फसलों का कितना नुकसान है। राज्य सरकार इसमें आकलन कर रही है, भरपाई भी करेगी, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता है वो। तो ये जो पूरा जो इम्बैलेंस जो हो गया है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली इसको बोलेंगे, इसको रुकना या कम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इसके देखिए, इसके प्रति ग्लोबल वार्मिंग इसको बोलें या फिर जोग्राफिकल और या जियोलॉजिकल इम्बैलेंस बोलें, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, अलग अलग रूप में, अलग अलग जगहों पे। चाहे आप सुनामी देख लीजिए या कहीं पे बाढ़ आ रही है तो वो देखिए, सब इसी इम्बैलेंस का नतीजा है। ये जो सी लेवल जो घट रहा है, बढ़ रहा है, आने वाले समय में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आएगा अगर हम अभी से इस चीज़ को नहीं समझें और उधर स्टेप्स नहीं बढ़ाएं। गवर्नमेंट्स जो हैं, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स या वर्ल्ड वाइड सारी गवर्नमेंट जो हैं इस इम्बैलेंस को कम करने के लिए लगी हुई हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, चाहे वो NGOs बहुत सारी हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। जब तक लोगों की सहभागिता इसमें नहीं होगी, आम लोग इसमें नहीं जुटेंगे, इसको कम करना मुश्किल है। क्योंकि ये देखिए, अभी क्या है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में उदारीकरण के नाम पर हम लोग गाँवों का भी शहरीकरण कर रहे हैं। कंक्रीट का जंगल हर जगह आते जा रहा है, तो जितनी कंक्रीट की जंगल बनती जाएगी उतना ग्रीन एरिया कम होते जाएगा। तो हमें ग्रीन बेल्ट को, ग्रीन एरिया को बढ़ाना होगा वो, और ये ग्लोबली करना होगा। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है कि हम प्लांट्स लगाएं या ट्रीज़ लगाएं, आम लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ग्रीनरी होगा, ये इम्बैलेंस कम होता जाएगा। ये दिस इज़ द फैक्ट, और इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है। खासकर जिस तरह से शहरों का जो विकास होता जा रहा है, बढ़िया बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें और स्ट्रिक्ट रूल्स आने होंगे। कि आप जब देख रहे हैं कि हर गली में 10-10 अपार्टमेंट जगह जगह बनते जा रहे हैं, कॉन्क्रीट ही आपको हर जगह दिखेगा, ग्रीन एरिया कम दिखता जा रहा है शहरों में खासकर। गाँवों में तो अभी भी है, लेकिन शहरों में खासकर आपको देखिए ग्रीन एरिया कम होता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, और काफ़ी वो जब तक स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लेंगे इसका निवारण नहीं होना है। तो मेरा यही इसके अलावा मैं आम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप इसमें सहभागी बने और जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास ग्रीन एरिया को बढ़ाएं, तभी इस इम्बैलेंस को दूर किया जा सकता है। आप देखिए, आप बिना मौसम के बारिश हुई कल बिहार में, कितनी फसलों की बर्बादी हो गई, ओलावृष्टि हुआ। सरकार आकलन कर रही है, सरकार उस नुकसान को भरपाई करने का प्रयास करेगी, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ इनफ। जो भी किसान पूरा अपने एक सीज़न में मेहनत करके वो उस जगह पे लेके आया, लेबर का कौन नुकसान देगा, मेहनत का कौन भरपाई करेगा? गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वो ठीक है, वो पैसे का कर सकती है, मान सकते हैं उसको, लेकिन वो नहीं हो सकता। तो इसलिए वो इस इम्बैलेंस को कम करने के लिए आम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा।
ग्रीन एरिया को बढ़ाना पड़ेगा और यही एक सोल्यूशन है। जितना ज़्यादा ग्रीन होगा, जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को हम लोग सपोर्ट करेंगे ग्रीन एरिया को देकर के, ये इम्बैलेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। सवाल है, चूंकि पटना में हम लोगों ने देखा है बेली रोड जब बन रहा था, जब रास्ते बन रहे थे, नए नए बड़े बड़े सड़क चौड़े चौड़े बन रहे थे, तो एक सड़कों की जाल एक तरफ बिछ रहा है, दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई या नाधून हो रही है। बेली रोड एक बड़ा उदाहरण आपने भी देखा होगा। सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं दिखती है। बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कहती है कि पेड़ लगाया जाएगा, लेकिन पेड़ लगता नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूँगा आपसे। वो जो पेड़ जैसे बेली रोड आपने कहा, काफ़ी वहाँ पे पेड़ों का जाल लगा हुआ था, सड़क के बीच में थे, साइड में थे। आज नहीं है, काम भी चल रहा है, मेट्रो का काम भी चल रहा है, इसका भी वो डेवलपमेंट एरिया है के तहत में उसको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन वो जो पेड़ थे वहाँ से हट के कहीं उसको इस तरह से निकाला गया और कहीं दूसरी जगह जाकर लगा दिया गया। और बिहार सरकार जल जीवन हरियाली के नाम पे काफ़ी काम कर रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दैट इज़ नॉट इनफ। आम लोगों को साथ आना पड़ेगा। मुझे, आपको, सभी लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनको इसमें साथ देना पड़ेगा और ग्रीन एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। वो अपने स्तर से, आप सरकार जो कर रही है उसका काम है, सरकार तो करेगी। आप सरकार के भरोसे ना बैठें। एक आदमी अगर 5 पेड़ भी लगाता है तो समझिए आने वाले एवरेज जो 7 to 9 ईयर्स होता है एक पेड़ को बड़ा होने में लगता है। तो सोचिए आप 9 साल बाद क्या दशा होगी, ग्रीनरी की क्या सिचुएशन होगी, आप समझ सकते हैं। एक आदमी अगर 5 पेड़ भी लगाता है तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप समझ जाइए कि 5, 7 साल, 8 साल, 9 साल में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। तो इसमें जब तक आम लोग नहीं जुड़ेंगे साथ में, इस इम्बैलेंस को कम करना मुश्किल है। दूसरा सवाल लेते हैं, चूंकि हम जिस देश में रहते हैं युवाओं का देश है, मैक्सिमम आबादी युवाओं का है। इसी बीच चैट जीपीटी आया, समय का बचत दिखा, युवा जो स्टूडेंट थे, चाहे वो कॉलेज को या फिर स्कूल के हैं, वो आसानी से क्वेश्चन और आंसर जो है वो उपलब्ध कर लेते थे। इसका साइड इफेक्ट भी दिखा, सरकारें अब थोड़ा सा ध्यान देनी शुरू हो गई है। तो आप क्या कहेंगे इस चैट जीपीटी को लेकर? अब चैट जीपीटी अभी आया, गूगल जो है, गूगल सर्च इंजन को हम लोगों ने देखा। अभी चैट जीपीटी लास्ट नवंबर में लॉन्च हुआ, नवंबर आई थिंक इट वाज 22 को लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी। अब जैसे जैसे देखिए टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ेगा, रिवोल्यूशन उसमें आएगा। वो एक सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन का नतीजा है कि एआई बेस्ड चैट जीपीटी आया। अब क्या है, वो चैट जीपीटी आपको तुरंत हर चीज़ का आंसर दे देता है, लेकिन वो क्या सही है, किसके लिए है, ये यहाँ पे सरकार को अपना रोल देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है, जो कि इंटरफेरेंस होना बहुत ज़रूरी है। चैट जीपीटी को इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिया है, और वो अगर स्टूडेंट्स अगर प्रेमाइसेस में यूज़ करते पाए गए तो उनका एक्सपल्शन होगा। ये बिल्कुल क्लियर, ये शुरू हो चुकी है, और ये अक्रॉस द ग्लोब ऐसा हो रहा है कि चैट जीपीटी इज़ बीइंग बैंड। क्योंकि इसका दुष्परिणाम ये है कि आप किसी स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन बनाना है अपने घर पे या कोई आंसर चाहिए, तो चैट जीपीटी में वो लिख के देगा, विद इन सेकेंड्स सब कुछ उसके सामने आ जाएंगे। लेकिन मोबाइल तो आपको एग्जाम्स में अलाउड नहीं है। जब एग्ज़ाम देने जाएगा बच्चा, वो उतना एक्सप्लेनेटरी भी होता है वो, लेकिन जो टीचर जो एक्सप्लेन करेंगे क्लास में, वो एक्सप्लेनेशन वो चैट जीपीटी कभी नहीं दे सकता है, या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है, वो नहीं दे सकता है। तो अगर स्टूडेंट उसके भरोसे रहेगा तो स्टूडेंट का जो क्रिएटिविटी है वो कमज़ोर हो जाएगा, जो परफॉर्म करने का जो पावर है वो कम हो जाएगा। एग्जाम्स में दे विल नॉट फेयर वेल, क्लियर है। इसलिए चैट जीपीटी के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स लाना पड़ेगा, नहीं तो कल को जो हमारी जो आज की जनरेशन जो स्कूल्स कॉलेजेस में है, अगर इसको माध्यम बना के इसको यूज़ करने लगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान उनके करियर पे देगा। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स लाना पड़ेगा कि किसको इसको यूज़ करने के लिए परमिशन मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछिएगा तो चैट जीपीटी या उसके तरह गूगल अभी लाने वाली है, गूगल भी अपना लाने वाली है, उसका बार्ड के नाम से आएगा, वो भी लाने वाली है। तो उसमें जो यूज़ का जो यूसेज जो होगा, आज वो चैट जीपीटी कोई ऐप नहीं आज है, कल को ऐप भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। अभी तो फ्री है वो, कल को ऐप भी आएगा। अब ऐप कौन यूज़ करेगा? ऐप अगर बच्चे यूज़ करने लगे 5th 6th 7th 8th के, तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, करियर बहुत वीक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को वहाँ पे उसके यूसेज के लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाने पड़ेंगे, चाहे वो आधार से लिंक करना हो या फिर पैन से लिंक करना हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रिकग्निशन से करना हो। ये कुछ सिस्टम लाना पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आने वाला समय में नुकसान करेगा। ये कहा था कि पढ़ाई लिखाई में भाई कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन इस तरह के एप्लीकेशन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई में शॉर्टकट होगा, जो कि बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा तो है नहीं। बिल्कुल, आजकल तो बच्चे देखते हैं ना कि शॉर्टकट में सब कुछ चाहते हैं, और पढ़ने के लिए आप अगर बोलेंगे तो भागते भी हैं पढ़ाई से। तो लेकिन इसलिए ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं होनी चाहिए जिससे कि उनके करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। अब आसानी से उनको कुछ मिल जाएगा तो खुद क्यों मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे मेहनत।
सिंपल सा बात है। यही इसी रीजन के कारण बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस द ग्लोब ChatGPT इज बीइंग बैंड, इसको बैन किया जा रहा है और ये बिल्कुल सही है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरफ देखने की बहुत जल्द ही ज़रूरत है कि इसके यूज़ के लिए जो किसको यूज़ करना है किसको नहीं यूज़ करना है, उसके लिए कुछ नियम स्ट्रिक्ट नियम बनाना बहुत ज़रूरी है कि इसको बिलो 21 तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होना चाहिए। हमारे लिए, आपके लिए बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है कि कुछ अगर समय की बचत, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं कहीं जा रहा हूँ या आप कहीं जा रहे हैं, नहीं किसी से पूछ सकते हैं, या गूगल पे भी नहीं है, वो गूगल पे क्या है, आपको सर्च इंजन डिफरेंट प्रोसेस है, अलग अलग देता है। ChatGPT क्या है, एक बार में आप कुछ भी लिखेंगे उस पर तुरंत आपको सारा आंसर आ जाएगा, टू द पॉइंट मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उनके करियर के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। चलिए आप पॉलिटिकल भी सवाल ले लेते हैं, चूंकि तमिलनाडु को लेकर बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। इसी बीच फेक वीडियो चलाने मामले में कई गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने यूयू ने की है। एक नाम मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल है कि इसी बीच कई नेताओं ने, बिहार के कई नेताओं ने, चाहे वो चिराग पासवान हो या बीजेपी के नेता हो, उन लोगों ने भी उस फेक वीडियो का आधार बनाकर सरकार पर निशाना साधा था, कहा था कि वाकई में बिहारियों के साथ मारपीट किया था। यहाँ तक कि कई नेता बिहार से तमिलनाडु भी पहुंच गए थे। तो क्या नहीं लगता है कि सरकार को वैसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? आखिर जब मनीष कश्यप, बाकी यूट्यूबर्स पर कार्रवाई हो रही है, FIR हो रहा है, जेल भेजा जा रहा है, तो फिर नेताओं को क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मनीष कश्यप को सिंगल आउट इसमें नहीं करना चाहिए। मैं आपसे इसमें थोड़ा डिफर करूंगा कि मनीष कश्यप से पहले भी जो लोगों ने वीडियो बनाया उसमें जमुई का ही एक लड़का था, वो भी गिरफ्तार हुआ। फिर आपको पटना के 2 लड़के थे, वो भी गिरफ्तार हुए। तो गिरफ्तारियां पहले से चल रही है। मनीष कश्यप ने इसको और आगे आग दे करके भरमाने का कोशिश प्रयास किया और इसमें वो सफल भी हुए वहाँ पे। और उसके बाद जिन्होंने आपने जिनका नाम लिया, भाजपा के जो लोग थे, खासकर उसमें विजय सिन्हा जी ने, उसको पहला बयान उनका आया था। उसके बाद जमुई सांसद महानुभाव पहुंच गए थे तमिलनाडु तक। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो सही तथ्य है या सही जानकारी है उसको फॉलो करके आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं लोग। आज अगर कोई वीडियो, अगर जो बिहारी मजदूर जिनके बारे में फैलाया गया कि वो वहाँ पीटे जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं, उसका परिवार भी तो यहाँ था, कहाँ किसी ने कुछ कहा, कोई बात नहीं आई। अगर ऐसा कोई बात होता तो यहाँ पे भी तो लोग पैनिक क्रिएट होता, वैसा पैनिक कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। उसके बावजूद बिहार सरकार की तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई वहाँ पे हमारे मजदूर भाई जो हैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आप विपक्ष में हैं, हम मान सकते हैं कि आपको सरकार की बातों पर विश्वास नहीं है, आप चले गए वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे तमिलनाडु सरकार का भी स्टेटमेंट आया कि आपके बिहार के जितने भी हमारे मजदूर भाई लोग हैं बिल्कुल सेफ है और यहाँ ऐसी कोई वाक़यात नहीं हो रही है। फिर भी आप वहाँ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और किन लोगों से मिलते हैं पता नहीं, जो कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ और इसको और आगे बढ़ा रहे हैं इस बात को। तो वो कौन लोग थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई? क्या वो प्लांटेड था, क्या था? इसकी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार को इधर इस और भी देखना चाहिए कि जो लोग इसको हवा दिए, वीडियो बनाने वाला तो दोषी है ही, वीडियो बनाने वाला के साथ जो राजनीतिक रूप से इसको इस्तेमाल किया, अपने स्टेट को, बिहार को दुष्प्रचारित करने का प्रयास किया, उन पर भी जांच होनी चाहिए, उनसे भी सवाल जवाब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्टेट का मामला है ना। आप अपने स्टेट को बदनाम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। उस समय देखिए 3, 4, 5 दिन जो थे सिर्फ इसी पे बात हो रही थी और हमारा बिहार बदनाम हो रहा था, दुष्प्रचारित हो रहा था। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। आप बिहार से हैं, बिहार के लोग कोई भी अगर ऐसा करता है और हमारा कोई भाई, कोई मजदूर भाई या कोई भी हो और किसी दूसरे राज्य में उसके साथ ऐसा हादसा होता है, तो सभी को कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइंस, कास्ट एंड क्रीड एक साथ आना चाहिए और उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, ना कि आपस में टीका टिप्पणी करके और स्थिति को खराब करनी चाहिए। ये गलत हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए थे और इसमें राजनीतिक लाभ तो किसी को लेने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक रोटी सेक लेते हैं। हाँ, राज्य की प्रतिष्ठा की बात, राज्य के लोगों की बात, राज्य के लोगों की जान माल की बात जहाँ आती है, तो वहाँ पे आप राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारे बिहारी मजदूर भाई वहाँ काम कर रहे हैं, ये पहले से एक चीज़ है जो हमें हमेशा चुभती है। उसके बहुत सारे रीजन्स है, उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। उसको दूर करने का राज्य सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और हम काफ़ी हद तक उसमें सफल भी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वापस इस मुद्दे पे आते हैं, तो जब इस मुद्दे पे जब ये चीज़ हुआ तो इस पे राजनीतिक लाभ लेने का नहीं था, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो और किसी भी दल के लोग हैं। सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर ऐसी बात कहीं पे होती है या फ्यूचर में कहीं भगवान न करे कभी हो, तो सबको मिल करके इसका प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए।
अंतिम सवाल ले लेते हैं, चूंकि हम जिक्र कर रहे थे चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने हाल के दिनों में कहा कि भाई बिहार सरकार जो है वो सबसे महंगी बिजली जो है वो लोगों को उपलब्ध कराती है। एक तो बिहार सरकार महंगी रेट में बाकी जो केंद्र सरकार देती है बाकी स्टेट से, एक बिहार सरकार का ये भी तर्क है। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से राजनीति में चिराग का एक जो बयान सामने आते रहता है हमेशा नीतीश विरोध को लेकर, चूँकि आप सरकार के अंग आप भी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, इसको लेकर क्या कहें कि वाकई में बिहार सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी रेट पर लोगों को बिजली उपलब्ध कराती है, या फिर महंगी खरीद रही है तो महंगी दे रही है? भाई सिंपल। देखिए, विरोध करना किसी का भी हक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप बोल भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना तथ्य का आप झूठ लोगों के सामने बोलें, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम होती है। तो वहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं बताने के लिए कि जो विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है वो सही बात क्या है। अब देखिए, बिहार सरकार जो है जो बिजली केंद्र सरकार से ले रही है वो 5 रुपये 24 पैसे के हिसाब से ले रही है। सेम इलेक्ट्रिसिटी जो दूसरे स्टेट्स को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड को 3 रुपये 27 पैसे से लेके 3 रुपये 87 पैसे तक में दिया जा रहा है। बिहार सरकार को बिजली महंगी मिल रही है, फिर भी बिहार सरकार उस रेट में जो बिजली यूज़र्स को दे रही है उसमें 20% का अनुदान दे रही है। ये तथ्य को उन्होंने नहीं बताया, या ये इस तथ्य की जानकारी उनको नहीं है। जानकारी के अभाव में उन्होंने ऐसा किया और पूरे बिहार में अपने पार्टी से धरना दिलवाया। तो ये जानकारी जो है कोई, और ये जो है ना, ये बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम पे कोई भी इसको देख सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप कोई लोग देख सकते नहीं हैं, ये कहीं भी चेक किया जा सकता है कि बिहार सरकार को बिजली किस रेट से मिल रही है। इसीलिए बिहार सरकार ने 1 नेशन 1 टैरिफ की मांग की है। केंद्र सरकार में वो बैठे हुए हैं, चिराग पासवान जी केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, तो उनको 1 नेशन 1 टैरिफ की बात करनी चाहिए ना, कि पूरे देश में एक ही टैरिफ लगे। तो किसी को नहीं लगेगा कि भाई मुझे महंगी मिल रही है, मुझे सस्ती मिल रही है। तो जहाँ 1 नेशन 1 टैरिफ की बात आ रही है और बिहार सरकार लंबे समय से इस चीज़ की मांग केंद्र सरकार से कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को तो सुनना है नहीं बिहार का बात, वो सुन नहीं रही है। तो अब मान लीजिए कि चिराग पासवान जी इस मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार में उन्होंने अभी धरना प्रदर्शन करवाया। क्यों? जो तथ्य गलत है, जो झूठ बात है, उस पर आप भ्रमित करके अपने पार्टी के लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। लोगों के मन में एक संशय पैदा कर रहे हैं बिहार सरकार के बारे में, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है। 5 रुपये 24 पैसे में केंद्र सरकार से बिजली मिल रही है और 3 रुपये 27 पैसे से लेकर 3 रुपये 87 पैसे के बीच में उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल को बिजली मिल रही है। यही रीज़न से 1 नेशन 1 टैरिफ का मांग लंबे समय से बिहार सरकार केंद्र सरकार से कर रही है। 1 नेशन 1 टैरिफ की मांग जो है बिहार सरकार कर रही है, और इन मांग को चिराग पासवान जो इस पे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार जो बिहार सरकार है वो बिहार के लोगों को महंगे दरों पर बिजली जो है वो दे रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है ये भी समझने और समझाने की जरूरत है, जैसा कि आदित्य पासवान ने आपको विस्तार से समझाया है। चिराग पासवान जो सवाल कर रहे थे, उनकी पार्टी के तमाम जो लोग थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तो बिहार सरकार किसके पीछे का कारण क्या है वो भी हमने विस्तार से इस पर बातचीत की है। इसको इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।